हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ये टॉपिक्स हैं: प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में हम पढ़ेंगे, कनेक्शन मैनेजमेंट, फ्लो मैकेनिज्म क्या है, विंडो मैनेजमेंट क्या है, कंजेशन कंट्रोल क्या है और क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये सारे टॉपिक्स हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के। सो स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जब हमने यूनिट 1 पढ़ा था ओएसआई मॉडल, तो उसमें मैंने आपको सर्विसेज बताए थे ट्रांसपोर्ट लेयर के। जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है उस पे डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होता है, जो नेटवर्क लेयर होता है उस पे डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उसमें डेटा सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है। तो इसका पहला फंक्शन है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, यानी कि डेटा जो है उसको सेगमेंट में ब्रेक करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। जब सेंडर यहाँ से सेंड करेगा तो सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेगा, उसके बाद सारी लेयर्स के थ्रू जाएगा, फिर आपका आ जाएगा ट्रांसमिशन मीडिया, उसके बाद डेटा लिंक से होते हुए, नेटवर्क से होते हुए दोबारा से जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगा तो जितने भी आपके ये सेगमेंट्स में डिवाइड हुए हैं ये सब क्या हो जाएंगे, रीअसेंबल हो जाएंगे और रिसीवर को रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से डेटा सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली हुई। सेकंड, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। तो हमने पढ़ा था कि जो आईपी होता है वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है वो नोड टू नोड डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने यूनिट 1 में ओएसआई मॉडल में एक डायग्राम देखा था। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे ये प्रोसेसेस है और यहाँ पे ये प्रोसेसेस है, और ये क्या है, नोड्स। तो इन नोड टू नोड डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेटवर्क लेयर। एंड इन सिस्टम्स पे जो प्रोसेसेस चल रहे हैं और वो करेक्ट प्रोसेसेस पर डिलीवर हो आपका रिसीवर साइड भी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी को कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप मेल सेंड कर रहे हो, सेंडर ने कोई मेल सेंड करी और वो चाहता है कि ये आपका डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन पे बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, एक फाइल भी ओपन है, कंपाइलर भी ओपन है, ब्राउजर भी चल रहा है और मेल भी ओपन है। तो आप चाहते हो कि मेल वाले सेक्शन में ही रिसीव हो मेल, अगर सेंडर चाह रहा है कि मेल वाले सेक्शन पर ही मेल रिसीव हो, जबकि इतने सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं सिस्टम पे, करेक्ट प्लेस पर रिसीव हो, डेस्टिनेशन पे। तो वहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, पोर्ट नंबर का यूज करती है। तो मेल का जो पोर्ट नंबर होता है वो 25 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेल सेंड कर रहे हो तो आप पोर्ट नंबर के साथ सेंड करोगे, जिससे कि डेस्टिनेशन पर करेक्ट जगह जो मेल है वो रिसीव हो, कहीं और किसी और प्रोसेस के साथ रिसीव ना हो जाए। तो ये मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बताया था। आते हैं वापस। तो ये था आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। उसके बाद पोर्ट एड्रेसिंग। अभी हमने बताया आपको कि पोर्ट एड्रेसिंग क्या होता है, उसका यूज करके जिससे करेक्ट प्रोसेस पर डिलीवरी हो। फिर आता है आपका टीसीपी। हमने जब टीसीपी आईपी मॉडल पढ़ा था तो उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल्स थे: ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, एंड यूडीपी। यूडीपी इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। सो लेट मी चेंज द कलर। सपोज यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस भेजे सेंडर ने, P1 P2 P3। तो ये सारे प्रोसेसेस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू एज अ सिंगल डेटा स्ट्रीम आगे भेजे जाते हैं फर्दर लेयर्स पे। तो ट्रांसपोर्ट के बाद कौन सी थी नीचे, नेटवर्क लेयर, यानी कि जहाँ पे आईपी काम करता है। फिर कौन सी आएगी, डेटा लिंक। फिर कौन सी लेयर आएगी, फिजिकल लेयर, जहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया आपकी प्रेजेंट होगी। उसके बाद दोबारा से रिसीवर साइड आपका फिजिकल लेयर के थ्रू, देन डेटा लिंक, देन नेटवर्क लेयर। उसके बाद यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो एज अ सिंगल डेटा स्ट्रीम आपने तीन प्रोसेसेस भेजे उनको सेपरेट करने का काम करेगा। तो मल्टीप्लेक्सिंग हो गया एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग, ये भी आपका सर्विस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। उसके बाद आते हैं IANA रेंजेस, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के थ्रू कुछ रेंजेस हैं हमारे पोर्ट नंबर्स के। तो इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट्स एंड डायनामिक पोर्ट्स। तो वेल नोन पोर्ट्स जो हमें पता है 0 to 1, 0 to 3 के बीच में है, जैसे कि आपका HTTP हो गया, उसका पोर्ट नंबर, SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 हमें पता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर हो गया 20 एंड 21। दो प्रोसेसेस होते हैं इसमें, डेटा कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन। तो उनके ये दो अलग अलग पोर्ट नंबर्स होते हैं। तो ये वेल नोन पोर्ट्स हुए आपके। तो ये हुआ, इसकी रेंज क्या है, 0 to 1, 0 to 3। उसके बाद रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स की रेंज है 1024 to 49151। एंड डायनामिक पोर्ट्स जो डायनामिकली आपको एलोकेट किए जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, उनकी रेंजेस ये है। तो आपको बस रेंज पता होनी चाहिए और किन किन कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ वेल नोन पोर्ट नंबर्स हैं जो आपसे 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है, SMTP, DNS, HTTPS, RPC, FTP एंड FTP फॉर डेटा कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन। तो ये कुछ पोर्ट नंबर्स हैं जो कॉमनली हम इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे भी यूनिट 5 में, आपको पता होने चाहिए। फिर आता है सॉकेट एड्रेस। क्या होता है? तो सॉकेट एड्रेस कॉम्बिनेशन होता है आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का। तो यही लिखा है, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का कॉम्बिनेशन इज व्हाट? सॉकेट एड्रेस। जो आपकी डेटा लिंक लेयर होती है उसमें भी आपके फ्लो सर्विसेज, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल के सर्विसेज होते हैं। फिर आती है आपकी नेटवर्क लेयर जो कि आईपी एड्रेस को यूज करती है, जो कि कनेक्शन लेस होता है। तो कनेक्शन लेस होता है इसलिए यहाँ पे फ्लो और एरर कंट्रोल नहीं होते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। इस ट्रांसपोर्ट लेयर को भी दिए गए हैं एरर एंड फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म, और यहाँ पे नीचे डेटा लिंक लेयर को दिए गए हैं। तो जब डेटा लिंक लेयर को ऑलरेडी दिए हुए हैं एरर एंड फ्लो कंट्रोल के मैकेनिज्म, तो इसको क्यों दिए ट्रांसपोर्ट लेयर को? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इसलिए दिए गए जिससे कि रिलायबिलिटी आ पाए। दो नोड टू नोड के लिए तो ये रिलायबिलिटी दे देगा। उसके बाद आईपी जो है वो कनेक्शन लेस है, हमें नहीं पता, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा सेंडर रिसीवर की साइड से कि रिसीव हुआ या नहीं। तो इसीलिए हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को भी फ्लो एंड एरर कंट्रोल के मैकेनिज्म दिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी आंसर में, रिलायबिलिटी या डेटा लिंक लेयर इज बिटवीन टू नोड्स। वी नीड रिलायबिलिटी बिटवीन टू एंड्स। तो दो नोड्स के बीच में तो रिलायबिलिटी ठीक है, हमें पता चल गई थ्रू डेटा लिंक लेयर। लेकिन एंड टू एंड डिलीवरी यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगी कि हाँ सही करेक्ट डेस्टिनेशन तक बिल्कुल पहुंच चुका है आपका जो मैसेज था? तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर को भी दिए गए हैं ये। बिकॉज द नेटवर्क लेयर इन इंटरनेट इज अनरिलायबल। तो वही चीज, क्योंकि नेटवर्क लेयर से तो हमें नहीं पता चल रहा, वो अनरिलायबल है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा, तो हमें पता नहीं चल रहा कि होस्ट टू होस्ट डिलीवरी हुई या नहीं हुई। तो इसलिए हमने नेटवर्क लेयर को नहीं दिए फ्लो एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट लेयर को दिए। अब आता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सो ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। यहाँ पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का जो हेडर है उसका यहाँ पे डायग्राम है। तो यहाँ पर जो आपका हेडर होता है वो 8 बाइट्स का होता है इन यूडीपी। और मैंने आपको बोला कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यानी कि सेंडर तो सेंड कर देगा डेटा और रिसीवर की साइड से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, पहली चीज। और सेकंड थिंग, जब कनेक्शन लेस की बात होती है यानी कि यहाँ पे कोई एरर एंड फ्लो कंट्रोल नहीं है। तो कनेक्शन लेस के दो मीनिंग होते हैं यहाँ पे। पहला कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा फ्रॉम द रिसीवर साइड, एंड देर इज नो एरर एंड फ्लो कंट्रोल। अब यहाँ पे हेडर टोटल 8 बाइट्स का होता है। पहला आता है आपका सोर्स पोर्ट नंबर जो कि 16 बिट्स का होता है। फिर आता है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर जो कि 16 बिट्स का होता है, यानी कि 2 बाइट्स आप कह सकते हो, इसको भी 2 बाइट्स कह सकते हो। फिर टोटल लेंथ यानी कि आपका हेडर प्लस डेटा दोनों को मिला के जो टोटल लेंथ होती है उसको भी आप 16 बिट्स के थ्रू यानी कि 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हो। एंड चेकसम एरर कैलकुलेशन के लिए होता है। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि नो एरर एंड फ्लो कंट्रोल इन यूडीपी, तो फिर चेकसम क्यों है? तो ये एक ऑप्शनल होता है, यानी कि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होता कि कैलकुलेट करना जरूरी ही है। ये कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं होता यूडीपी डेटाग्राम में। अभी जब हम टीसीपी देखेंगे जो कनेक्शन ओरिएंटेड है उसका भी हम फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे, तो वहां पर ये कैलकुलेट करना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ये भी 16 बिट्स का फील्ड होता है यानी कि 2 बाइट्स। तो ये था यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का फ्रेम फॉर्मेट। अब इसके सर्विसेज क्या है? पहला तो यही कि कनेक्शन लेस सर्विस देता है, यानी कि इसमें कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। जितने भी डेटा पैकेट्स हैं वो किसी भी पाथ के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रिसीव हो सकते हैं टू द डेस्टिनेशन। यही हमने पढ़ा है कि कनेक्शन लेस सर्विस का क्या मतलब होता है। यहाँ पे कोई भी एरर एंड फ्लो कंट्रोल नहीं होती। जो इसमें चेकसम वाला मैकेनिज्म है वो ऑप्शनल है, वो कर भी सकता है और नहीं भी। उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपका मैसेज आया है फ्रॉम द सेंडर साइड, जो भी आप मैसेज सेंड करते हो, तो सबसे पहले आ जाएगा एप्लीकेशन लेयर, देन आपका प्रेजेंटेशन, देन सेशन, उसके बाद क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी का जो हेडर है प्लस डेटा वो पूरा कंबाइन हो जाएगा इस मैसेज के साथ। उसके बाद ये पूरा जो यूडीपी वाला पार्ट है ये यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा, मतलब इस पूरे के साथ कंबाइन क्या हो जाएगा? आईपी का हेडर। तो यहाँ पे चला गया। उसके बाद ये जो आईपी का पूरा हेडर कंबाइन होके जो भी बना, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा फ्रेम का हेडर। देखो यहाँ पे फ्रेम का हेडर कंबाइन हो गया। उसके बाद ओवर द डेटा फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू इसको भेज दिया गया यहाँ पर, और एक एक करके पहले फ्रेम का हेडर निकाला गया, उसके बाद आईपी का हेडर निकाला गया, फिर यूडीपी का हेडर निकाला गया, और फिर मैसेज को रिसीवर के पास रिसीव कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनकैप्सुलेशन
और यहाँ पे क्या हो रहा है, डीकैप्सुलेशन। सो दिस इज द सर्विस ऑफ यूडीपी। नेक्स्ट आता है आपके पास क्यूइंग। तो पहले एक बार डायग्राम से समझते हैं क्यूइंग क्या होता है। अब यहाँ पे एक तो है डेट टाइम क्लाइंट प्रोसेस, और एक यहाँ पर है सर्वर, वो भी डेट टाइम क्लाइंट सर्वर है। अब इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे कि मुझे करंट डेट एंड टाइम दे दो, और सर्वर क्या करेगा, करंट डेट एंड टाइम एज अ रिप्लाई क्लाइंट को भेज देगा। अब यहाँ पे दो क्यूज हैं। अगर आप यहाँ खड़े होके देखोगे क्लाइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली क्यू जो है लेफ्ट वाली, ये है आउटगोइंग क्यू। इसके थ्रू ये डेटा सेंड कर सकता है, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकता है। और रिसीव किसके थ्रू करेगा, ये इनकमिंग क्यू, राइट वाली क्यू के थ्रू। इसी तरीके से सर्वर के लिए भी दो क्यूज बनाई, आउटगोइंग एंड इनकमिंग क्यू, डेटा को रिसीव करने के लिए एंड डेटा को सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज जो क्लाइंट है उसने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, थ्रू आउटगोइंग क्यू से इनकमिंग क्यू तक रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर के पास। अब क्लाइंट जो है, अब इसको ये तो बताना पड़ेगा ना सर्वर को कि ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, मैं हूँ क्लाइंट। वो कैसे बताएगा, ये अपना पोर्ट नंबर यानी कि सोर्स पोर्ट नंबर, ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो ये क्या करेगा, अपना पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेगा रिक्वेस्ट में और तब सेंड करेगा, जिससे सर्वर को पता चल जाए अच्छा ये मेरा क्लाइंट है। सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या इसी डेस्टिनेशन पर आना था ये रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने अभी देखा यूडीपी के डेटाग्राम में क्या क्या चीजें होती है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, उसके बाद चेकसम भी होता था और यहाँ पे भी एक फील्ड होता था। तो ये दोनों हमारे पोर्ट नंबर्स होते थे उसमें। तो सोर्स पोर्ट नंबर अपना डाल देगा क्लाइंट और डेस्टिनेशन का भी डालेगा। तो यहाँ पे सर्वर चेक करेगा कि क्या इसी डेस्टिनेशन पर आना था। उसके बाद सर्वर जब सेंड करेगा उसको रेस्पॉन्स, तो अपनी आउटगोइंग क्यू के थ्रू रेस्पॉन्स भेजेगा इसकी इनकमिंग क्यू तक। अब अगर सर्वर देखेगा कि क्या क्लाइंट की इनकमिंग क्यू एग्जिस्ट करती है, क्या वो बनी हुई है, अगर बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो वो आईसीएमपी के थ्रू पोर्ट अनरीचेबल नेम का एक एरर मैसेज भेज देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि अभी जो क्यू है वो अवेलेबल नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्यूइंग का पूरा प्रोसेस होता है। यूजेस क्या है यूडीपी के, तो पहला सिंपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन, यानी कि सिंपल प्रोसेसेस के लिए अच्छी है यूडीपी, लेकिन अगर आपको बल्क में डेटा सेंड करना है तो वहां पर यूडीपी काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन लेस सर्विस है और यहाँ पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल भी ज्यादा नहीं है। उसके बाद इंटरनल फ्लो एंड एरर मैकेनिज्म के लिए सुटेबल है, मल्टीकास्टिंग के लिए सुटेबल है, एसएनएमपी में यूज किया जाता है। अभी हम एप्लीकेशन लेयर में पढ़ेंगे एसएनएमपी प्रोटोकॉल के बारे में, वहां पे इसको यूज किया जाता है। उसके बाद राउटिंग में, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है। ये प्रोटोकॉल हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स में पढ़ा था यूनिट 3 में, अगर आपको याद है गाइस कि हमने आरआईपी किस में पढ़ा था, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये है आपका यूडीपी। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है टीसीपी वर्सेस यूडीपी। टीसीपी एंड यूडीपी के जो हेडर है उनमें क्या डिफरेंसेस है, और डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2021 में भी एंड 2018 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इन ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी के सर्विसेज में फर्स्ट सर्विस है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जो हमने भी डिस्कस किया, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का ही सर्विस है, दैट इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसमें पोर्ट एड्रेसिंग का यूज किया जा रहा है। सेकेंड है स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, तो यहाँ पर डेटा एज अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, लेट मी रिपीट, यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की बात की गई है, बाइट्स की स्ट्रीम आएगी और उसके फॉर्म में डेटा सेंड होगा और फिर रिसीव होगा। डायग्राम से समझते हैं। तो ये सेंडर प्रोसेस है यहाँ पर, और यहाँ पे रिसीवर प्रोसेस है। तो सेंडर क्या करेगा, बाइट्स के फॉर्म में डेटा को सेंड करेगा, और यहाँ पर कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है, बफर का। टीसीपी में बफर का यूज किया जा रहा है, और यूडीपी जो था, यूडीपी में अभी हमने देखा क्यू का यूज किया जा रहा था क्यूइंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, ये आपका बफर है, तो बफर के तीन पार्ट्स हैं सेंडर साइड में, एक तो आपका एम्प्टी पार्ट है यहाँ पे, एक आपका ग्रे पार्ट है और एक है पिंक पार्ट जो कि कलर्ड पार्ट है। तो जो आपका एम्प्टी पार्ट है इसमें क्या होता रहेगा, जो नेक्स्ट बाइट है यहाँ से सेंडर जो अपना नेक्स्ट बाइट भेजेगा वो यहाँ पर भेजेगा इन एम्प्टी बफर्स में। जो आपके कलर्ड बफर्स हैं ये वाले पिंक कलर्ड में, यहाँ से डेटा सेंड होता रहेगा टू द रिसीवर थ्रू दिस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। एक इमेजिनरी ट्यूब है जिसके थ्रू रिसीवर के पास ये सारे बाइट्स जा रहे होंगे, और जब ये जाते रहेंगे तो ये ग्रे में कन्वर्ट होते रहेंगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में। अब ग्रे का क्या मतलब है कि डेटा सेंड तो हो गया लेकिन एक्नॉलेज्ड नहीं हुआ,
क्योंकि ये टीसीपी है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, तो ये एक्नॉलेजमेंट भी मांगता है। तो जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो ये ग्रे पार्ट्स जो है ये रिलीज हो जाएंगे इस चैम्बर से। तो ये तीन पार्ट्स हैं, एक एम्प्टी पार्ट, एक ग्रे पार्ट और एक पिंक पार्ट। एम्प्टी पार्ट में डेटा रिसीव होगा, ग्रे पार्ट में डेटा रिसीव हो चुका है, मतलब डेटा सेंड हो चुका है, बस एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, इसलिए उनको ग्रे में टर्न कर दिया। और पिंक पार्ट क्या है, जो अब नेक्स्ट सेंड होगा डेटा। रिसीवर साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तो एम्प्टी पोर्शन है बफर में और एक है कलर्ड पोर्शन। तो जो कलर्ड पोर्शन है वो डेटा जो है वो रिसीवर पर रीड होगा, यानी कि जो ये वाले पार्ट्स है यहाँ से डेटा जो है रिसीवर रीड कर रहा होगा। और जब वो रीड कर लेगा तो ये जो पार्ट्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे इस बफर में से और एम्प्टी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिसीवर साइड ये दो पार्ट्स हैं बफर के और सेंडर साइड में आपके तीन पार्ट्स हैं। और इस तरीके से आपका स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस होती है आपके टीसीपी में। यही मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द रेफरेंस पर्पस। उसके बाद आता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन का हमें पता है कि यहाँ से सेंडर है एंड रिसीवर है, एंड एट द सेम टाइम सेंडर एंड रिसीवर दे बोथ कैन कम्युनिकेट इन बोथ द डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। तो ये होता है फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। थर्ड इज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस देता है, यानी कि अगर ए टू बी डेटा को सेंड करना है तो सबसे पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन हो, यहाँ पे कोई वायर्स एक्चुअल में हो, एक वर्चुअल कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। उसके बाद डेटा दोनों डायरेक्शन में एक्सचेंज किया जा सकता है और उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन टर्मिनेशन। तो ये तीन स्टेप्स के थ्रू कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। रिलायबल सर्विस है। रिलायबल का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आता है फ्रॉम द रिसीवर साइड की यस द डेटा इज रिसीव्ड। जो आपका कनेक्शन लेस सर्विस था यूडीपी, वो कनेक्शन लेस है। यहाँ पे रिसीवर के साइड से कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता कि डेटा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, बट यहाँ पे होता है, इसलिए रिलायबल सर्विस है। तो ये थी आपकी सर्विसेज टीसीपी की। उसके बाद आते हैं टीसीपी के फीचर्स। तो यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम है, इनको देखते हैं वन बाय वन। नंबरिंग सिस्टम में यहाँ पे दो फील्ड्स हैं, सीक्वेंस नंबर एंड द एक्नॉलेजमेंट नंबर, और ये दोनों बाइट नंबर को रेफर करेंगे हमेशा। यहाँ पे कभी भी सेगमेंट नंबर हम यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम बाइट नंबर की बात करेंगे। तो पहला आता है आपका बाइट नंबर। तो होता क्या है कि जो आपका डेटा आता है, अभी हमने देखा स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस में जो टीसीपी है वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स सेंड करता है। तो यहाँ पे आपका सेगमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा बाइट्स की फॉर्म में होता है, यानी कि जो सेगमेंट है वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स है। तो इसमें क्या है, अलग अलग बाइट्स हैं और ये डेटा फिर टीसीपी के थ्रू सेंड होता है। तो यही होता है आपका बाइट नंबर, यानी कि हर एक सेगमेंट में जो बाइट है उसका कोई नंबर है। जैसे यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 101 हो गया, यहाँ पे 102 हो गया। अब तो सपोज बहुत सारे हैं यहाँ पे, सपोज 200 तक। तो ये क्या है, बाइट नंबर है, हर एक बाइट का एक नंबर है, उसी को बोलते हैं बाइट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कि आपके नेक्स्ट बाइट का नंबर जो एक्सपेक्टेड है रिसीवर को, कि भाई मुझे इतने बाइट्स हो चुके हैं, जैसे कि 100 to 200 सेंड हो चुके, तो एक्नॉलेजमेंट किसका आएगा, 201। इससे जो नेक्स्ट बाइट होगा उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा कि अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सीक्वेंस नंबर क्या होता है कि सबसे पहले बाइट नंबर एलोकेट हो गया, जैसे 100 to 200, तो ये इनको एक सीक्वेंस नंबर में भेजा जाता है, अब काइंड ऑफ सीक्वेंस में भेजा जाता है एक साथ लगातार, तो उसी को बोलते हैं हम सीक्वेंस नंबर। अब देखते हैं टीसीपी सेगमेंट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हेडर, जो कि आपका 20 to 60 बाइट्स का होना चाहिए, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 60। पहला है सोर्स पोर्ट एड्रेस, जो कि 16 बिट्स का होता है, यानी कि 2 बाइट्स। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर भी 16 बिट्स का होता है। फिर आता है आपका सीक्वेंस नंबर, जो कि 32 बिट्स का होता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये भी 32 बिट्स का होता है। फिर है हेडर की लेंथ, जो कि 4 बिट्स की होती है। रिजर्व्ड बिट्स जो होती हैं वो 6 बिट्स की होती हैं, और ये यहाँ पे 6 पॉइंटर्स हैं एक एक बिट के। विंडो साइजेस को हम एडवर्टाइजमेंट विंडो भी कहते हैं, और ये 16 बिट्स की होती है। और यहाँ पे चेकसम है जो कि 16 बिट्स का है। अर्जेंट पॉइंटर भी 16 बिट्स का है। ऑप्शन एंड पैडिंग है 0 to 40 बाइट्स के लिए। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है। सीक्वेंस नंबर जाएगा, क्योंकि जो आपका डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट्स, यानी कि बाइट्स की फॉर्म में जाएगा टीसीपी के थ्रू डेटा, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर का यूज हो रहा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये बताएगा कि नेक्स्ट बाइट नंबर क्या है, रिक्वायर्ड कौन सा है। हेडर लेंथ क्या है, 4 बिट्स के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सपोज मैंने 4 बिट्स में 1000
ये लिखा, तो 1000 का अगर आप डेसिमल देखोगे तो वो 8 ही हुआ। लेकिन मैंने क्या बोला अभी आपको कि हेडर की जो लेंथ है वो 20 to 60 होती है, और 4 बिट्स में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ 8 ही आई। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो हेडर की लेंथ होती है, इसमें 4 बाइट का जो वर्ड है उसको इंडिकेट करें, यानी कि जो 4 बिट्स हैं ये 4 बाइट वर्ड को इंडिकेट करते हैं। तो जब आपका ये 8 आया तो इस 8 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 32 बाइट्स। तो यानी कि अब जो 32 है वो 20 to 60 की रेंज में है। यानी कि जो भी नंबर आप 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे उससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी हेडर की लेंथ आएगी। उसके बाद ये कुछ रिजर्व्ड बिट्स होती हैं जो कि 6 बिट्स की होती हैं। उसके बाद आते हैं आपके पॉइंटर्स, यूआरजी, एसीके, पीएसएच, आरएसटी, एसवाईएन, एफआईएन। तो ये आपके 1 1 बिट के पॉइंटर्स है, 6 पॉइंटर्स हैं। तो यूआरजी का मतलब है कि आपका ये है अर्जेंट पॉइंटर, यानी कि जब भी आपको कोई अर्जेंट डेटा सेंड करना हो तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 सेट हो जाती है। ये फ्लैग्स है आपके 6 फ्लैग्स, तो इसकी वैल्यू 1 सेट हो जाती है अगर आपका कोई भी अर्जेंट डेटा है। फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के लिए कि एक्नॉलेजमेंट आया या नहीं है उसके लिए फ्लैग। पीएसएच यानी कि आपको डेटा अगर पुश करना है, अर्जेंट कोई भी आपको डेटा पुश करना है तो यहाँ पे पीएसएच की वैल्यू 1 सेट हो जाती है। आरएसटी अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, आपको रीसेट करना है कनेक्शन, तो उसके लिए आरएसटी की वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है। एसवाईएन सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ये सिंक्रोनाइज करता है सीक्वेंस नंबर्स को जब कनेक्शन बिल्ड होता है, सीक्वेंस नंबर्स को सिंक्रोनाइज करने का काम करता है। एफआईएन क्या करता है, जब आपका पूरा डेटा सेंड हो चुका है उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट करने का काम, एफआईएन मीन्स फिनिश करने का काम। तो ये आपके 6 फ्लैग्स हैं, अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट कनेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन एंड फिनिश। सबकी वैल्यू 1 1 बिट है। फिर आता है आपका विंडो साइज जो कि 16 बिट का है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब, क्योंकि यहाँ पे फुल ड्यूप्लेक्स है, यहाँ पे डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में एट द सेम टाइम सेंड हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ए ने अपना डेटा सेंड किया तो ये अपना विंडो साइज भी एडवर्टाइज कर देगा, बता देगा कि मेरा ये है विंडो साइज। तो अब यहाँ पे 16 बिट्स का है विंडो साइज, यानी कि 0 to 2 raised to power 16 हो सकती है इसकी विंडो साइज, यानी कि 65535 0 to इतना साइज हो सकता है इसकी विंडो का। तो ये अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं विंडो साइज के साथ, ये मेरी इतनी कैपेसिटी है, इतना ही आप डेटा सेंड करना। तो ये हो गया विंडो साइज। उसके बाद चेकसम किसके लिए यूज होता है, एरर के लिए, क्योंकि यहाँ पे एरर एंड फ्लो मैकेनिज्म दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे चेकसम के लिए एरर डाला गया, और विंडो साइज किसके लिए है, फ्लो मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद अर्जेंट पॉइंटर, ये तभी यूज होता है जब आपका अर्जेंट फ्लैग जो है, यहाँ पे अगर ये अर्जेंट फ्लैग की वैल्यू 1 है, यानी कि आपका अर्जेंट डेटा अवेलेबल है, तभी इस पॉइंटर का यूज किया जाता है। फिर आता है ऑप्शंस एंड पैडिंग, यानी कि ऑप्शनल डेटा अगर आपको सेंड करना हो तो वो आप 0 to 40 बाइट्स में सेंड कर सकते हो। तो ये है टीसीपी सेगमेंट। गाइस इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक काफी। यूडीपी एंड टीसीपी के सेगमेंट फॉर्मेट में डिफरेंसेस पूछे गए हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, डायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे मैंने थ्योरी भी मेंशन की हुई है, आप लोग इसको फॉर अ रेफरेंस रीड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैग के डिस्क्रिप्शंस मैंने दिए हुए हैं, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर एंड ऑप्शंस। तो यहाँ पे ये है आपका ओवरऑल टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक इट, ऑल्सो शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।